हमारे भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान या उपचार किया गया हुआ है जिसके माध्यम से जनजातियों की समस्याओं का समाधान होता हो या उनकी समस्याएं समाधान होने के रास्ते पर हो। अब देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। समझ में आ रहा है निजेश? यस सर। देखो, सबसे है तो प्रोविजन बहुत ज्यादा, लेकिन जो ट्राइबल से जुड़ा हुआ हम लोग उसी की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं आर्टिकल 275 का। देखो, हमने अलग अलग से डाटा लिया, इसलिए थोड़ा सा आर्टिकल ऊपर नीचे होगा तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसी अनुसार में लिखना है। तो आप लोग देखो आर्टिकल 275 क्या कहता है। ये आर्टिकल 275 का चर्चा किया गया हुआ है पार्ट 12 में। यहाँ देखो ध्यान से, भारत का संविधान का अनुच्छेद 275 कहता है कि देखो, केंद्र सरकार चूंकि पिता होता है तो केंद्र सरकार का यह दायित्व होता है कि अपने राज्य के क्षेत्र में, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इन राज्यों के क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति लोगों को आर्थिक कल्याण करने के लिए, सामाजिक कल्याण करने के लिए क्या उपलब्ध करवाएगा? धनराशि देगा, मुद्रा देगा। यह क्या करेगा? यानी केंद्र जो होता है वह क्या करेगा? पूनम राज्य को क्या देगा? धनराशि देगा। धनराशि किसके लिए देगा? जो आदिवासी लोग हैं, सॉरी आदिवासी नहीं लिखेंगे इसको, जनजाति लिखेंगे। जो जनजाति लोग हैं, इनके किसके लिए? कल्याण के लिए। कल्याण का मतलब क्या होता है? इनके लिए स्कूल बनाने के लिए, इनके लिए छात्रावास बनाने के लिए, इनके लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रेस, साइकिल, जो भी आपको देना है, एक अच्छा सा हेल्दी इन्वायरमेंट देने के लिए सरकार क्या करेगा? इसको आप देंगे। और भारत सरकार के द्वारा बिहार गवर्नमेंट को भी अलग से जनजाति के कल्याण के लिए पैसा दिया जाता है। हमारे भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 से प्रशासित होते हैं राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा। उनको हम लोग विशेष राज्य बोलते हैं। तो विशेष राज्य में क्या होता है, कोई भी योजना चलता है वो 90:10 का होता है। 90 रुपया सरकार खर्चा करती है, केंद्र सरकार 10 रुपया देता है बिहार ये स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो नॉन राज्य होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, विशेष राज्य नहीं होते हैं, उनमें भारत सरकार अपने विवेक से पैसा देता है। तो जो बिहार सरकार को पैसा भारत सरकार देती है वो वास्तव में अपर्याप्त है। कारण क्या है ना, कि हमारे यहाँ जो जनजाति का वितरण है वह काफी क्या है, वो अलग प्रकार से छितरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोविजन हमारे पास संविधान में कहता है और सरकार देता भी है इसमें। अब देखो दूसरा क्या कहता है, जो हमारे यहाँ आर्टिकल 164 है, ये क्या कहेगा? ये राज्यों को पावर देता है। ये क्या करता है? राज्यों को पावर देता है और साथ में केंद्र को भी पावर देता है कि आप केंद्र स्तर पर जो भी एक क्या करें, एक मंत्री का नियुक्ति करें। क्या करेंगे बच्चे? देखो, राज्यों को क्या पावर, राज्यों का पावर देता है क्या, कि एक मंत्री का नियुक्ति करेंगे। कौन से मंत्री का? तो जनजाति कल्याण मंत्री का क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे हर राज्य में। अब इसका काम क्या होगा? ये जो मंत्री साहब होंगे, इनका एक ही काम होगा, फोकस्ड वर्क होगा कि अपने राज्य में रहने वाले जनजातीय लोगों का क्या करे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए नियोजन बनाए और काम करने का प्रयास करते रहे, आप है ना। ये इसमें क्या कहता है? प्रोविजंस कहा जाता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? संविधान कहता है किसको? राज्य को। राज्य का मतलब क्या हो गया? केंद्र को भी और स्टेट को भी। वो थोड़े बोलता है बिहार राज्य होगा, वो तो भारत को बोलता है, और भारत का क्या है? राज्य है बिहार, झारखंड। तो आर्टिकल 46 क्या कहता है? राज्य को, यानी केंद्र सरकार को क्या करता है? आदेश देता है कि अरे राज्य, जब तक तुम अपना समावेशी विकास कब करना चाहोगे? तब होगा तुम्हारा जब तुम अपने देश में रहने वाले आदिवासी लोगों को एजुकेशन और इकोनॉमी मजबूत करोगे। यह दो ही बात करता है स्तुति, बहुत अच्छा बात बोली हो। क्या करता है? राज्य को आदेश देता है कि आप जनजाति लोगों को क्या करो? शिक्षा में उत्थान करो, ठीक है पूनम। दूसरा क्या करो? अर्थ में उत्थान करो। अर्थ का मतलब यहां पर क्या हो गया निजेश? अर्थव्यवस्था। इसीलिए इसी में देखिए पढ़ेंगे आगे हम लोग। इसी आर्टिकल 46 के तहत बिहार सरकार ने क्या किया है? सहकारी विपणन केंद्र का स्थापना किया है। सहकारी विपणन केंद्र का क्या किया है? स्थापना किया है। कहाँ कहाँ? जहाँ जहाँ जनजाति लोग रहता है तहाँ तहाँ। चंपारण में, ये कहाँ गया? उसके बाद कि बांका में, भागलपुर में, कटिहार में, मधेपुरा में, रोहतास में, नवादा में, गया में,
यानी आदिवासी लोग क्या करेगा, कंबाइंड रूप से अपने प्रोडक्ट को सृजित करेगा, बनाएगा, उसको क्या करेगा, उसकी मार्केटिंग कौन करेगा, बिहार सरकार करेगा। कभी आप पटना आइएगा तो पटना में गांधी मॉल है, गांधी मैदान के पास में, उस मॉल में जाइएगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। मट्टी का बर्तन है, उसके बाद लकड़ी बांस का कुछ आकृति सब मिलेगा, वो सब क्या है, सब आदिवासी बना करके भेजा हुआ है और बिहार सरकार उसको खरीद लिया समुदाय से, विपणन से, और बिहार सरकार उसको बेचता है और जो प्रॉफिट मिलता है उस सारा प्रॉफिट उस आदिवासी को ही देता है, सरकार को 1 रुपया नहीं रखता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब इसी को बढ़ा करके पूर्णिया में जहाँ जहाँ मॉल खुलेगा वहाँ करेंगे ये लोग। चौथा क्या है, आर्टिकल 16(4) बता दो नीता, 16(4) क्या होता है? सरकारी भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान करेगा। सरकारी नौकरी होता है ना, तो लोक नियोजन में क्या पदों का आरक्षण होता है। जैसे सर मीना लगता नहीं है सर कि जो एसटी समुदाय का है, सबसे भारत में आइए ज्यादा मीना है ना सर, और सबसे संभ्रांत भी है, वो है संभ्रांत भी है, लेकिन उसको सर एसटी से निकाल करके ओबीसी हाथी में करना चाहिए। नहीं तो एक बार रिजोल्यूशन हुआ था वहाँ राजस्थान में कि मीना को बहुत वहाँ आईएएस बना हुआ है, बथेरे आईएएस बना, हर घर में आईएएस मिलेगा। बिहार में भी सबसे ज्यादा मीना है। हाँ, तो वहाँ राजस्थान सरकार ने एक रिजोल्यूशन निकाला कि भाई मीना को हम जनरल में डाल देंगे। पूरा मीना क्या हो गया, एक हो ना, सरकार गिरा देंगे तुमको। गहलोत साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, सरकार गिरा देंगे सच्चा आपका। पॉलिटिक्स नहीं करने दिया उसको, है ना। देखो आरक्षण बहुत क्या कहता है, आर्टिकल 64 क्या संविधान कहता है कि देखो भाई, उनको पता है, चूंकि अम्बेडकर साहब थे उसमें बनाने वाले, उनको पता था कि हम वर्तमान में इतने पढ़े लिखे, मेरे पास इतना बड़ा डिग्री है, हम इतना सताए जा रहे हैं, तो जो हमारे समाज में मतलब जो नहीं पढ़ा लिखा लोग वो तो और ज़्यादा सताया हुआ रहेगा। तो उसको सामाजिक उत्थान कब होगा पूनम, जब उसको सरकारी नौकरी में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। यानी आरक्षण कब होगा, जब उसके लिए पद को क्या किया जाएगा, पद को आरक्षित किया जाएगा। अभी बीपीएससी का वैकेंसी आया है ना, उसमें लिखा रहता है ना कि 90 को सीट है, ओबीसी का इतना है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है। यानी एसटी के सीट में खाली एसटीए फाइट करेगा, उसमें हम आप नहीं घुस सकते हैं। और इसको दोहरा फायदा होता है, यदि किसी एसटी कैंडिडेट को या एससी कैंडिडेट को जनरल के बराबर नंबर आता है तो वह कहाँ फाइट करेगा, जनरल में फाइट कर सकता है। लेकिन कोई भी जनरल लोग एसटी के सीट में फाइट नहीं कर सकता है, कोई भी ओबीसी लोग एसटी के सीट में फाइट नहीं कर सकता है, कोई भी एससी लोग एसटी, वो सब का कैटेगरी बना हुआ है। ये जो काम जब हुआ है ना, उसके बाद से हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बूस्टिंग हुआ है, काफ़ी मतलब आगे निकले हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी में क्या है, अलग अलग प्रोविजंस करके 5 माह के अनुसार में एक मेरे पास में आर्टिकल कितना आता है, जो राधेश्याम जी बताते कि सर उसका गठन करते हैं, क्या बताए थे वो, एक आयोग का ना, आर्टिकल 338A में सर, 330A में और 338A में 342 में 342 में 338 हाँ सर, 338A में इसके कमीशन के गठन के बारे में बताया गया है, और 42 में इसके बारे में 342। 2 आर्टिकल मेरे पास में है, क्या है, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 338A, इसी को अनुच्छेद 338(1) भी कहते हैं, कोई दिक्कत। एक आर्टिकल है 342A, इसी को क्या कहते हैं, 300 वो ऑब्लिक देकर के उसको हम 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो पहले हम इसको समझते हैं कि आर्टिकल 338 क्या है। आर्टिकल 338 कहता है कि देखो हमारे यहाँ जब तक हमारा वेलफेयर होगा, कब होगा, कि जब हमारे ऊपर में कोई एक बहुत मजबूत प्रशासनिक पदाधिकारी होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम जनजाति का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 338 ये क्या कहता है कि केंद्र सरकार के पास में क्या होता है, केंद्र सरकार के पास में यह पावर है, बेसिकली यह पावर फोकस किया है, केंद्र को नहीं, यह पावर फोकस किया गया हुआ है राष्ट्रपति महोदय को, कि राष्ट्रपति महोदय के पास तो पावर होता है किसी भी जनजातीय क्षेत्र को घोषित करना है कि कौन जनजातीय क्षेत्र है कौन नहीं है। तो राष्ट्रपति को संविधान का अनुच्छेद 338A और 1 क्या देता है, पावर देता है, शक्ति देता है कि राष्ट्रपति महोदय आप अपने देश में जितने भी जनजाति लोग हैं उन सब पर एक सबसे ऊपर प्रशासनिक अधिकारी को क्या कीजिए, नियुक्त कीजिए, जिसे हम लोग केंद्रीय जनजाति आयुक्त के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। यानी भारत में जितना भी जनजाति लोग रहता है ना, उन सब का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जनजातीय ये प्रशासनिक अधिकारी, उसको बोलते हैं जनजातीय आयोग। एक क्या होता है, अब ये समझ लो कि ये क्या करता है, एक जनजाति आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा, और यह जनजाति आयोग एक जनजातीय आयुक्त के अंतर्गत क्या करेगा, काम करेगा। और यह जो आयुक्त होगा वह क्या होगा, वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी, यानी जो अपने पद से रिटायर कर गया हुआ हो, है ना, उसको सरकार क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। और आर्टिकल 342A में कहता है कि जो हमारे यहाँ ट्राइबल क्या है, पॉपुलेशन है, उसके यहाँ इस सारे प्रोसेस को कैसे हम क्या करें, एग्जीक्यूट करें। यानी जनजातीय आयोग जो होगा क्या उसको बिहार में भी होगा,
तो जब ये आर्टिकल 338A इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसी के बिहाफ पे प्रत्येक राज्य को यह पावर दिया गया कि आप अपने स्तर से भी अपने राज्य में रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए जनजातीय आयुक्त का क्या करे, नियुक्ति करे। तो हमारे बिहार में 2000 ईस्वी में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो 2000 में ही बिहार में जो एक अलग मंत्रालय था, बिहार जनजातीय आदिवासी मंत्रालय, उसको खत्म करके उस आयुक्त को पद को क्या किया, खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी हमारे बिहार में जनजातीय अनुसूचित जाति जनजाति विभाग जो है वह काम करता है और वहाँ जो आयुक्त नियुक्त होते हैं वो आयुक्त जो होते हैं उसी विभाग को रिपोर्ट करता है। तो जो भी समस्याएं होती हैं आदिवासी लोगों का, बिहार में एक अच्छी बात क्या है कि यदि आपके ट्राइबल को कोई भी दिक्कत होता है तो वो सीधे पटना अपना आकर के उस आयुक्त को क्या कर सकते हैं, प्रतिवेदन दे सकते हैं। कोई डीएम से कोई मतलब ही नहीं बनता, सीधे कमिश्नर को दो, कमिश्नर तो बहुत बड़ा पद हो गया। वो कमिश्नर क्या करेगा, उस मंत्री को या मंत्रालय विभाग को अपने वो समस्या को देकर उसको दूर करने का प्रयास करेगा। मतलब जिस प्रकार की फंडामेंटल राइट के हनन पे हाई कोर्ट कैसे त्वरित संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान, उसी प्रकार से यदि किसी आदिवासी लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, डीएम नहीं सुन रहा है, वो सीधे किसको रिपोर्ट कर सकता है, अपने कमिश्नर को रिपोर्ट कर सकता है। ये काफ़ी उनके क्या है, अच्छे प्रोविजंस किए गए हुए हैं। ठीक है, आगे चलें। अब देखो एक और आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 332। देखो आर्टिकल 332, देखो आर्टिकल 332 क्या कहता है, यह बिहार सरकार को पावर देता है, हर राज्य को, यह हर राज्य को क्या करता है, पावर देता है कि वह क्या हो, अपने विधान मंडल में, क्या होता है नीता, कि अपने विधान मंडल में। इसका क्या मतलब हुआ कि विधानसभा में और विधान परिषद में अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हुआ, जनसंख्या के आधार पर उचित सीट का क्या रखेगा, रिजर्व रखेगा। विधानमंडल में भी रहता है और कहाँ पे रहेगा, हमारे विधानसभा में भी रहता है। और यही होता है अनुच्छेद किसका, अनुच्छेद 30 की बात करेंगे, यहाँ देख लो एक बार, अनुच्छेद 330 ये कहता है क्या कि संसद के लोकसभा में और संसद के राज्यसभा में क्या होगा, सीट रिजर्व रहेगा, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या, ये तो संवैधानिक प्रोविजंस हो गए, इसके अलावा और क्या क्या प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान से इतर यानी अलग होकर के केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है। देखो वार्षिक विवरण तैयार करना, ये क्या होता है, प्रस्तुति निजेश, हमारे यहाँ बिहार सरकार को यह शक्ति दिया गया हुआ है, पावर है उनके पास में कि वह प्रत्येक साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में क्या करेगा, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में जनजातियों के लिए जो जनजातीय कल्याण पदाधिकारी होते हैं या SC/ST वेलफेयर ऑफिसर होते हैं जो बीपीएससी से नियुक्त होता है, उनको यह काम दिया गया है कि भाई जब भी फाइनेंशियल ईयर होता है तो आप अपने क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए उनका जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाया गया है साल भर में, क्या उसका परिणाम आया है, उसके रिपोर्ट को क्या करो, तैयार करो। यानी यह जो वार्षिक विवरण तैयार करता है वास्तव में क्या होता है कि एक साल में उनके लिए जो भी वेलफेयर का काम किया गया हुआ है उनमें क्या क्या उत्थान हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर सरकार आगे की योजना बनाता है। तो ये भी क्या है, हमारे पास में एक अच्छा प्रोविजंस है। ठीक है, दूसरा देखो बिहार सरकार ने क्या किया है, जनजाति की समस्या को समझने के लिए, बूझने के लिए, उनकी समस्या को अपना मानने के लिए संपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति किया है। इसका क्या नाम होता है, जनजाति, इसको बोलते हैं जनजाति संपर्क पदाधिकारी, जनजाति संपर्क पदाधिकारी। ये जो होते हैं इसकी नियुक्ति जो होता है, इसकी नियुक्ति जिला में होता है, जिला स्तर पर होता है। हालांकि बीपीएससी में अलग से कैडर नहीं बना है इसका, लेकिन जो बीपीएससी से एसडीएम रैंक में जाते हैं, एसडीएम अगर बनिएगा आप लोग तो थोड़े एसडीएम बना देगा आपको इसी सब जो छोटा छोटा पद होता है, मतलब छोटा क्या अलग पद होता है, कोई एसडीएम है उसको बना दिया जिला ये जनजाति संपर्क पदाधिकारी, तो आपका काम क्या होगा, उस जिले में रह करके जिला में रहने वाले जितने भी जनजाति लोग हैं उनकी समस्या को क्या करना है, समाधान करने का आपको क्या करना है, प्रयास करना होगा। ठीक है, फिर देखो बिहार सरकार जो है अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होता है, समय समय पर विशेष समिति का क्या किया जाता है, समिति का गठन करता है। जब भी किसी जनजाति में किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं या किसी जनजातीय के स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है, आवश्यकता फील उनको होती है बिहार गवर्नमेंट को, तो वह क्या करता है, बिहार सरकार ये क्या करेगा, समिति का गठन करेगा। और यह जो समिति होता है, हम लोग पढ़े ना संसदीय समिति पीटी में पढ़े थे, पूनम याद है ना, लोक लेखा समिति होता है ना, उपक्रम समिति सब होता है, उसी प्रकार से विधानमंडल में अलग से समिति होता है, उसको बोलते हैं जनजाति समिति। अब यही काम, यह काम कौन करेगा, अब इसका वही काम होगा क्या कि समाज में हम लोग SC/ST का क्या करेंगे, वेलफेयर करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा क्या किया बिहार सरकार? बिहार सरकार ने जिला स्तर पर सलाहकार बोर्ड का क्या किया है? बोर्ड का गठन किया है। अब देखो सलाहकार बोर्ड क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा मुजफ्फरपुर जिला है, वहाँ पे 2 अनुमंडल है, पूर्वी मुजफ्फरपुर, पश्चिमी मुजफ्फरपुर, अलग अलग बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे अनुमंडल तो हो गया, तो हर अनुमंडल में ये डीएम के ऑफिस में बैठा हुआ है, तो हर अनुमंडल में क्या होता है, बड़ा सा बिल्डिंग होता है जिसको बोलते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस। तो इसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाओगे, हर जिला में है, तो वहाँ पर बोर्ड लिखा रहता है कि जनजाति कल्याण बोर्ड, जनजाति कल्याण बोर्ड। अब यह काम कैसे करता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि हम जनरल कास्ट के आदमी हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम जनजातीय समस्या को समझते हैं, फील करते हैं, तो हम वहाँ पर एक नागरिक के रूप में गए, इस जनजातीय बोर्ड के पास में हम गए, यहाँ पर कुछ पदाधिकारी बैठे रहते हैं, पदाधिकारी से हम बात करते हैं, बात करेंगे उसके, सर हम फलाने तालुका से आए हैं, फलाने हम ब्लॉक से आए हैं, और हम ऑब्जर्व किए कि हमारे ब्लॉक में रहने वाले जो जनजाति लोग हैं उनकी ये समस्या है, तो हम चाहते हैं श्रीमान कि जनजातीय कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमारी बात को आप जनजातीय आयुक्त तक पहुंचाइए और यह बात हमारे राज्य के सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, एक लेटर देगा, उसमें मुहर लगा रहेगा बिहार जनजातीय कल्याण बोर्ड का, उसमें अपना आवेदन लिखना है। आवेदन मतलब क्या कि जो आप बताना चाहते हैं वो वहाँ पर बता करके क्या कीजिए, लिखिए, अपना साइन कीजिए, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर डालिए, ताकि आपकी बात को आगे बढ़ाया जा सके। और यदि आपकी बात को मान लिया जाता है तो आपको समाज में अच्छा प्रेरणा देने के लिए आपको सरकार सम्मानित भी करेगी, इसलिए आपसे नाम पता लिखवाया जाता है। तो बिहार के हर ब्लॉक में काम करता है। कभी भी आप जाइएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो यदि आपके अंदर सिंपैथी है, मानवता है, तो जनजाति के कल्याण के लिए जरूर कुछ काम करके आइएगा वहाँ पर। बोलेगी सर आप किए हैं, है ना। चलो ये समझ में आ गया, बिहार गवर्नमेंट सलाहकार बोर्ड का स्थापना किया हुआ है, ठीक। फिर देखो बिहार सरकार ने क्या किया है, जनजाति सहकारी समिति का क्या किया है, गठन किया है। अब ये जनजाति सहकारी समिति क्या होता है, हमने पहले बताया, देखो ध्यान से। जैसे ये हमारा क्या हो गया, बिहार का कुपोषित मैप हो गया, चंपारण हो गया, तो यहाँ पे जो थारू जनजाति है ना, मान लो कि इनको लकड़ी का जो घास जो होता है बड़ा बड़ा, उससे डलिया बनाने का इसको बहुत ज़्यादा, डाला समझते हो ना, टोकरी टाइप का, ये बनाने का इनको बहुत ज़्यादा क्या है, ये आदत है, अच्छा स्किल बना पाते हैं। तो ये क्या करेगा, बिहार सरकार क्या करेगा, इसको नाम डाल देगा थारू सहकारी समिति, एक इसको ऑफिस दे देगा ब्लॉक में, पंचायत में, या ब्लॉक पंचायत भवन में, ब्लॉक में देता है। अब क्या होगा, सारा थारू जनजाति लोग क्या करेगा, अपना टोकरी बना करके उस समिति में लेकर के लाएगा, और बिहार सरकार की ट्रक जाएगा यहाँ से, और वहाँ पर ट्रक में ला देगा माल को, और पटना के खादी मॉल में या जहाँ जहाँ उसका गांधी मैदान में प्रदर्शनी लगाता है, बापू सभागार में प्रदर्शनी लगाता है, वहाँ लगा करके क्या कर बेचेगा, और जो पैसा है वो पैसा उसको देगा, किसको, आदिवासी को। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है क्या, जनजातीय सहकारी समिति। कोई दिक्कत, आगे चले। उसके अलावा बिहार सरकार आदिवासी को क्या देता है, निःशुल्क शिक्षा देता है। किसी भी आदिवासी को, यदि आप आदिवासी हैं तो आपके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बिहार सरकार फ्री में करवाएगी, कॉलेज का एक सामान्य पढ़ाई, नहीं कि बीसीए करना चल गया तो सब नहीं, आपको सामान्य जो पढ़ाई होता है वो आपको निःशुल्क पढ़ाई करवाएगा। दूसरा बात क्या होगा कि आपको निःशुल्क छात्रावास देगा, और यह छात्रावास जो होता है केंद्र सरकार भी बनाती है, और कौन बनाता है, बिहार सरकार भी बनाता है। तो यह छात्रावास जिला स्तर पर खोला जाता है। देखिएगा हर जिला में, चाहे औरंगाबाद हो, अरवल हो, पटना हो, भागलपुर हो, कटिहार हो, जमुई हो, हर जिला में होगा, देखिएगा अम्बेडकर छात्रावास चलता है, सुने होंगे आप लोग। उसका हर साल फॉर्म निकलता है कि भाई बच्चा गांव से आकर के यहाँ पर रहे, और वहाँ अम्बेडकर छात्रावास में आपको मच्छरदानी, जो भी यूज होता है, तकिया, बेडशीट, चादर फादर सब कुछ आपको देगा। इवन की भोजन की व्यवस्था भी सरकार करती है, बस आप यहाँ पर रहिए और फ्री में एजुकेशन लीजिए। यानी यदि सभी कैटेगरी के लिए कर दिया है छात्रावास, जैसे लोहिया भी है, सभी मतलब जितना भी कास्ट कैटेगरी है ना, जनरल ओबीसी ईबीसी सब के लिए कर दिया। हाँ अच्छी बात है ना। अच्छा ऐसा थोड़े है कि भाई जनरल में बहुत गरीब लोग सब है जो बिहारी मजदूरी करके काम खाते हैं, है ना। तो ये काम किसके लिए किया है, छात्रावास की स्थापना किया हुआ है। इसके अलावा छात्रवृत्ति का भी क्या किया है, सरकार प्रोविजन करता है। आदिवासी छात्रवृत्ति को पैसे लोग देते हैं, बीए पास करते हैं तो 2500 रुपया देता है कि कितना कितना देता है, उसी प्रकार से आदिवासी लोगों को भी बिहार सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाता है। कोई दिक्कत। अब देखो इसके अलावा बिहार सरकार क्या करता है, जो आदिवासी से जुड़ा हुआ एनजीओ होता है उस एनजीओ को क्या देता है, वित्तीय सहायता देता है ना। ये बिहार सरकार काम करती है। यानी हमारे जनजाति लोगों को, और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार जो है ना, जनजातियों की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को हूबहू बनाए रखने के लिए भरपूर कोशिश करता है। इसी के लिए बिहार सरकार ने एक अलग से प्रसिद्ध किया गया है ST यानी अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, उनका वही काम है, जितना फंड आता है फंड को अरेंज करना, फंड को देना।
इसके अलावा बिहार सरकार क्या करता है, अपने नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को आयु में क्या देता है, छूट देता है। प्लस कि जो फॉर्म भरने का होता है, फॉर्म भरने में भी क्या मिलता है, छूट मिलता है। देखोगी कि यूपीएससी का फॉर्म में क्या लगता है, महिला को और अनुसूचित जाति जनजाति को एक रुपया नहीं लगता है फॉर्म भरने में, तो नहीं 5-6 लाख फॉर्म भरता गिरता है, लेकिन जो जनरल उनको पैसा लगता है। लेकिन बिहार में भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट का बीपीएससी का है, हम लोग को 750 लगता है, बाकी जो ओबीसी एससी के लोग सब होते हैं उन लोग को थोड़ा पैसा कम लगता है, 100-150 या 250 रुपये फॉर्म भर लेते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें जो होती हैं वह क्या होता है, सरकार प्रोविजन करता है अपने यहाँ जनजाति के कल्याण के लिए। इसके अलावा आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, योजना को क्षेत्र पढ़ते होंगे, तो जो भी प्रोविजंस हैं उन सारे प्रोविजंस को क्या करना, समय समय अपने किताब में, अपने नोटबुक में नोट करने का प्रयास करना। तो ये आपका चैप्टर था कि बिहार में जनजाति कहते किसको हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आप लोगों को आया होगा।